हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है सीवी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि हम लोगों ने इंडियन पॉलिटी महा रिवीजन सीरीज़ को स्टार्ट किया है, तो उस क्रम में यह इस सीरीज़ का दूसरा वीडियो है। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने सिलेबस को डिस्कस किया था। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने पहले टॉपिक के साथ। हमारा पहला टॉपिक है भारतीय संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, या फिर इसको कभी कभी संवैधानिक विकास भी कहा जाता है। अर्थात हमारे संवैधानिक विकास कैसे हुए, हमारा संविधान का निर्माण कैसे हुआ, उसमें किन किन चीज़ों ने योगदान दिया, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ऐसा नहीं है कि एक दिन में ही हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया था। हमारे संविधान बनने में काफ़ी चीज़ों का योगदान है और यह एक क्रमिक रूप से विकसित हुआ है, जो आज हमको देखने को मिलता है। तो हालांकि भारतीय संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में हम लोगों को जितने एक्ट पारित किए गए अंग्रेजों द्वारा, उन सब के बारे में पढ़ेंगे। और उस क्रम में हमारा पहला टॉपिक होगा रेगुलेटिंग एक्ट 1773। सबसे पहले हम 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में कुछ बेसिक जानकारी ले लेंगे, उसके बाद इससे बनने वाले सभी प्रश्नों को करेंगे। और सेम ऐसे ही हम सभी टॉपिक को समाप्त करेंगे। थोड़ा बहुत बेसिक जानकारी और उसकी पृष्ठभूमि को पढ़ते हुए हम उससे बनने वाले प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था, उसका मुख्य उद्देश्य था कंपनी के शासन में सुधार लाना। जैसा कि 1757 में जब प्लासी का युद्ध जीत लिया गया अंग्रेजों के द्वारा, उसके बाद अब कंपनी एक व्यापारिक कंपनी न रहकर एक राजनीतिक कंपनी हो गई और उसने धीरे धीरे भारत के भूभागों पर अपना अधिकार करना शुरू कर लिया। तो इस उद्देश्य से उसके शासन में सुधार करने के लिए भी इस एक्ट को लाया गया। एक और उद्देश्य इसका था कि कंपनी में जो भ्रष्टाचार फैला हुआ था, उसको रोकना भी इस अधिनियम का एक मुख्य उद्देश्य था। इस प्रकार भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव रखने और कंपनी के राजनीतिक तथा प्रशासनिक कार्यों को स्वीकार करने वाला यह पहला संसदीय कदम था। जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय भूभागों को जीतना शुरू कर दिया, तो ब्रिटेन की संसद में बैठे लोगों को लगा कि अब यह कंपनी केवल व्यापारिक कंपनी नहीं रह गई है। इस वजह से इस पर संसदीय नियंत्रण जो है वह आवश्यक हो गया है। इस वजह से इस अधिनियम को लाया गया। अब इस एक्ट को लाने के कारण क्या थे, उसके बारे में चलिए जान लेते हैं, जिससे कि इस टॉपिक के बारे में एक अच्छी समझ विकसित हो जाएगी और हम प्रश्नों को आसानी से करने में सक्षम होंगे। सबसे पहला कारण था कि कंपनी का कुप्रबंधन और वित्तीय संकट। ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रशासन खराब हो रहा था और वह वित्तीय संकट में थी। इस कारण ब्रिटिश सरकार को हस्तक्षेप करना पड़ा। मैंने बताया किस प्रकार से 1757 के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी लगातार युद्धों में लिप्त रही और जिसके कारण उसे काफ़ी बड़े वित्तीय संकट का सामना करना पड़ रहा था और उसने डिमांड की ब्रिटेन की सरकार से कि उसे वित्तीय सहायता प्रदान की जाए। इसके अलावा उसका प्रशासनिक तंत्र भी खराब हो रहा था, क्योंकि जैसे जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी भूभागों पर कब्जा कर रही थी, वैसे वैसे उसके अधिकारियों में भ्रष्टाचार फैल रहा था। तो इस वजह से इस 1773 के एक्ट को लाया गया। दूसरा कारण था कि भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी। जैसा कि मैंने बताया कि कंपनी जहां जहां भी जीतती थी, उसके कर्मचारियों द्वारा निजी व्यापार में लिप्त होने और रिश्वत लेने जैसे भ्रष्टाचार की घटनाओं को रोकने के लिए यह कानून लाया गया था। हुआ ऐसा कि कर्मचारी अपना व्यक्तिगत व्यापार करने लगे, जिसके कारण कंपनी को घाटा होने लगा था और इस कारण भी उन पर रोक लगाने के लिए इस अधिनियम को लाया गया। तीसरा कारण था कि भारत में केंद्रीकृत प्रशासन की स्थापना करना। अब ब्रिटेन की संसद को लग गया था कि कंपनी अब अपना व्यापारिक कार्य के साथ साथ राजनीतिक कार्यों में भी हस्तक्षेप कर रही है। इस वजह से इस पर नियंत्रण करना आवश्यक हो गया था और इसी वजह से 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट को लाया गया। अगला कारण था कि ब्रिटिश नियंत्रण को मजबूत करना। यह पहला संसदीय प्रयास था जिसने भारतीय उपमहाद्वीप में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन और कार्यों को परिभाषित किया और कंपनी पर ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण मजबूत किया, जिसके बारे में मैंने अभी ऊपर कई बार बताया है। अब इस एक्ट का प्रभाव क्या पड़ा? 3 मुख्य प्रभाव पड़े। सबसे पहला कि बंगाल के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर जनरल के रूप में नामित कर दिया गया। इससे पहले जो बंगाल का गवर्नर था, अब उसको बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा और इसके अंतर्गत पहला बंगाल का गवर्नर जनरल कौन बना? वॉरेन हेस्टिंग। ये नाम भी महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान रखेंगे। इसके बाद इसका दूसरा प्रभाव पड़ा कि कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। कब की गई?
1774 ईस्वी में। फिर इसका अगला प्रभाव हुआ कि कंपनी के कर्मचारियों द्वारा निजी व्यापार और रिश्वत लेने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। जैसा कि मैंने बताया कि निजी व्यापार के कारण ही कंपनी को घाटा हो रहा था और कर्मचारी भ्रष्ट होते जा रहे थे। तो इस अधिनियम के द्वारा कर्मचारियों के निजी व्यापार और रिश्वत लेने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। तो ये था हमारा 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से संबंधित कुछ तथ्य। अब चलिए 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से बनने वाले सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को करते हैं, जहां से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, भारत में एक सुव्यवस्थित शासन प्रणाली को आरंभ करने वाला अधिनियम कौन सा था? तो वह था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। दूसरा प्रश्न है, रेगुलेटिंग एक्ट किस वर्ष लागू हुआ? तो रेगुलेटिंग एक्ट 1774 ईस्वी में लागू हुआ, लेकिन इसको ब्रिटेन की संसद में पारित कब किया गया था? 1773 ईस्वी में। ये दोनों डेट इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, बंगाल प्रेसिडेंसी के प्रशासन हेतु एक गवर्नर जनरल की नियुक्ति किस अधिनियम के तहत की गई थी? तो सही आंसर होगा रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंतर्गत बंगाल प्रेसिडेंसी के प्रशासन हेतु एक गवर्नर जनरल की नियुक्ति की गई थी। अगला प्रश्न है, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के अंतर्गत किन दो अन्य प्रेसिडेंसियों को बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया था? तो जब 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया तो मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी को बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया। इससे पहले यह दोनों प्रेसिडेंसियां क्या थी? वह स्वतंत्र रूप से कार्य करती थी। अगला प्रश्न है, किस अधिनियम के तहत बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया? तो सही आंसर होगा रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंतर्गत। अगला प्रश्न है, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा गठित गवर्नर जनरल की परिषद के सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा गवर्नर जनरल की एक परिषद का गठन किया गया था, जिसमें कुल 4 सदस्य होते थे। अगला प्रश्न है, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल किसे बनाया गया? सही आंसर होगा वारेन हेस्टिंग को। अगला प्रश्न है, वह अधिनियम जिसके अंतर्गत भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी, वह अधिनियम कौन सा था? वह था रेगुलेटिंग एक्ट 1773। अगला प्रश्न है, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी, कहाँ पे की गई थी? तो कलकत्ता में की गई थी। और यहाँ से एक प्रश्न पूछा जाता है कि इस सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? वह थे सर एलिजा एम्पे। अगला प्रश्न है, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा स्थापित सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी थी? सही आंसर होगा 4। कुल 4 न्यायाधीश थे, जिसमें कि एक मुख्य न्यायाधीश थे और 3 अन्य न्यायाधीश थे। मुख्य न्यायाधीश कौन थे? सर एलिजा एम्पे। अगला प्रश्न है, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा स्थापित सर्वोच्च न्यायालय की अधिकारिता क्षेत्र में शामिल विषय कौन कौन से थे? तो इसके अंतर्गत सिविल, आपराधिक और नौसैनिक मामलों के विषय शामिल थे। अगला प्रश्न है, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा स्थापित सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों के विरुद्ध अपील हो सकती थी। कहाँ पे अपील हो सकती थी? तो प्रिवी काउंसिल में यह अपील की जा सकती थी। अगला प्रश्न है, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 की त्रुटियों के परिमार्जन हेतु किस अधिनियम को पारित किया गया था? सही आंसर होगा एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781। हालांकि कोई भी नियम बना ले हम, उसमें गलतियां तो जरूर रहती हैं, तो वैसे ही 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में जो भी कमियां थी उनको दूर करने के लिए एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 को पारित किया गया। अगला प्रश्न है, किस अधिनियम के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के मामलों को देखने के लिए एक अलग बोर्ड की स्थापना की गई थी? तो इसका भी सही आंसर क्या होगा? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के मामलों को देखने के लिए एक अलग बोर्ड की स्थापना की गई थी। तो दोस्तों, ये था हमारा 1773 रेगुलेटिंग एक्ट से बनने वाले वो तमाम प्रश्न जो किसी भी एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और मेरा विश्वास है कि यह किसी भी एग्जाम में आपके लिए हेल्पफुल साबित होगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, अपने स्टडी ग्रुप में, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में इसके अगले पार्ट के साथ। थैंक यू।